इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है, इस तरह से नहीं बचोगे। शक्ल दिखता है मेरी मास्क की गलत है। तो लटकता रहता है ना। नहीं इसलिए कह रहा हूँ। आप मुझे ठीक है संतोष जी महाराज। वैसे नमस्कार। ये नमस्कार Thank you, Doctor. हाँ जरूर बताइए। Thank you for helping that in case. अरे क्या बात करते हो? और कैसी हो? तो डॉक्टर ही उतरवा दो। लालच का बंजर फेंको, सिद्ध के पीछे मत दौड़ो, प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत के लाठी तोड़ो, लालच का खंजर तोड़ो, आपस में। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी आ चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में आ चुके हैं। पूर्व भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह बिदुरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जी, हमारे पूर्वी दिल्ली निगम के महापौर अजय भारद्वाज जी जहाँ भी एक बार मंच के पास में आए। अजय भारद्वाज जी। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर विजय गोयल जी जो हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी अभिनंदन। श्री सतीश उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। श्री मनोज तिवारी जी, श्री रामवीर सिंह बिदुरी जी और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और योगेश वर्मा जी जो हमारे नेता सदन है उत्तरी नगर निगम के, आपसे निवेदन करता हूं कि आप
विनय सहस्त्रबुद्धे जी का एक पुष्प द्वारा स्वागत करें। उसके बाद हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र गोटवाल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का पुष्प द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और आपके स्वागत के लिए मैं गिरीश जी हमारे पूर्व कार्यालय मंत्री हैं, आप श्री विजेंद्र गुप्ता जी का पुष्प द्वारा स्वागत करें। पंडित जी के बारे में विस्तार से तो हमारे आदरणीय नेतागण ही प्रकाश डालेंगे। मैं आपसे इतनी बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक तय सिद्धांत पर चलती है, उसका अपना एक दर्शन है, लेकिन अपने कामकाज में धन का अभाव भी ना हो, इसलिए अपने स्वयं के संसाधनों से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस दृष्टि से अपने यहाँ समर्पण निधि के माध्यम से अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की एक विशिष्ट पद्धति अपनाई गई है। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से सविनय आग्रह करता हूं और आदरणीय आदेश गुप्ता जी से मैं निवेदन करता हूं कि अपना अध्यक्षीय संबोधन दें। धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री मनोज तिवारी जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री विष्णु मित्तल जी। आज हम लोग 11 फरवरी का दिन है जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बलिदान दिवस को उनकी पुण्य स्मृति करते हुए याद कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे हस्ताक्षर हुए हैं जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा बदली है, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, और उनका विचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मंत्र बन गया है। जब उन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत हम लोगों को दिया, अंत्योदय यानी समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति का उदय करना, उनकी सहायता करना, उनको संबल प्रदान करना, और मैं ये समझता हूँ कि विशुद्ध भारतीय परिवेश के सिद्धांतों को उन्होंने भारतीय राजनीति के अंदर दिया है, और जिसके कारण से भारत की राजनीति में एक परिवर्तन आया है। उनका अगर हम जीवन को स्मरण करें तो कठिनाई और चुनौतियों भरा जीवन, जब एक महान विभूति, वो एक महान पत्रकार भी थे, महान लेखक थे, विचारक थे, संगठनकर्ता थे, कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने जन्म से ही बहुत सारी कठिनाइयां अपने जीवन में देखी हैं। 3 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का देहांत हुआ, 7 वर्ष की आयु में उनकी माताजी का देहांत हुआ, 11 वर्ष की आयु में उनके
नाना जी का देहांत हुआ और 19 वर्ष की आयु तक 1916 में उनका जन्म हुआ था। 1935 आते आते उन्होंने मृत्यु के साक्षात दर्शन किए, जब उनके परिवार में उनके अनुज, उनको सहारा देने वाले जब भी कोई आगे आते थे, वो चाहे नाना के रूप में हो, नानी के रूप में हो, मामी के रूप में हो या उनके भाई के रूप में हो, उन सबका स्वर्गवास हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक विराट जीवट के व्यक्तित्व के धनी थे और उनका इस तरह संकटपूर्ण जीवन, प्रतिभाशाली चुनौतियों के साथ उन्होंने सामना किया। एक हम लोगों को जो मार्ग दिखाया, और मैं समझता हूं कि जो मार्ग उन्होंने दिखाया है वो मार्ग वास्तव में भारत के ऋषि मुनियों की परंपरा, जो ऋषि मुनियों ने हमें मार्ग दिखाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी समाज के कल्याण की भावना उसके अंदर निहित थी और वो सिद्धांत उन्होंने दिया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। पहले हमारे सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी के संपर्क में आने के बाद, उसके बाद 1952-51 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, स्थापना के समय वो भारतीय जनसंघ के पहले राष्ट्रीय महामंत्री बने। पहला अधिवेशन जब 1952 में हुआ था, उसमें उन्होंने 15 प्रस्तावों से 7 प्रस्ताव उन्होंने बनाए थे, राजनीतिक प्रस्ताव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय पंडित दीनदयाल जी की प्रतिभा को देखते हुए कहा था कि अगर हमें 2 दीनदयाल उपाध्याय जी मिल जाएंगे तो हम राजनीति का नक्शा बदल देंगे, राजनीति का चरित्र बदल देंगे। और मैं ये समझता हूं कि वास्तव में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी दीन दुखी, किसी गरीब, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आता है, तो अगर वो प्रेरणा कहीं से मिलती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांत की प्रेरणा हमें मिलती है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेते हैं और संसद की ढेरी पर माथा टेक कर कहते हैं हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, हमारी सरकार पिछड़ों को, मजदूरों को, किसानों को समर्पित सरकार होगी, तो ये प्रेरणा भी अगर एक प्रधानमंत्री के नाते किसी को मिलती है तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए रास्ते और उनके विचार पर मिलती है। और जितनी योजनाएं आज केंद्र सरकार की चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना हो, जनौषधि केंद्र योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं केंद्र सरकार की, वो सारी की सारी योजना गरीबों के उत्थान के लिए, समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए हैं। तो वो सब प्रेरणाएं अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को प्राप्त होती हैं तो उन सब का जो स्रोत है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का सिद्धांत। और उन्होंने ये सिद्धांत, मैं समझता हूं कि जितना व्यवहारिक और जितना उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है। और शायद इसीलिए जिस समय पूरे देश और दुनिया कोरोना संकट से भयभीत था, कोरोना संकट से ग्रस्त था, उस समय सबसे ज्यादा साहस अगर किसी ने दिखाया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करके दिखाया है। तो वास्तव में ऐसी महान विभूति को हम लोग याद करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, 25 सितंबर को उनकी जयंती होती है और ये
अवसर उस महान विभूति की, हमारे प्रेरणा देने वाले महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए होते हैं। लेकिन हम लोग तो पूरे साल 24 घंटे उनके कामों को किए हुए और उनके सिद्धांत को अपने जीवन में अनुकरण करने का काम, अगर कोई राजनीति के अंदर मानव की सच्ची सेवा करने का संकल्प का बीड़ा किसी ने उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उठाया है। और यही कारण है कि हमारा कार्यकर्ता जब प्रातःकाल उठता है तो वो समाज की सेवा के संकल्प के साथ उठता है, और जब सोता है तो समाज की वेदना और समाज की करुणा, जो समाज को उसने काम करना है, उसके संकल्प के साथ ही सोता है। आज महान विभूति को हम याद करते हुए, उनको सशक्त नमन करते हुए, उनको मैं अपनी ये सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलकर, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर, भारतीय सिद्धांतों पर अमल करके हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और समाज को सशक्त बनाएंगे। एक संपन्न समाज, एक संपन्न देश, एक शक्तिशाली देश की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दोनों हाथ उठाकर कहेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की 1983 में। उसके बाद आपने 1988 में रामबाहु महागनी प्रबोधनी, वर्तमान में अभी आप राज्यसभा से सांसद हैं, और ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के आप पुनः दोबारा अध्यक्ष बने हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आप अपने विचार हमारे समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बलिदान दिवस के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी, मंच पर बैठा हुआ पूर्वाध्यक्ष पंचक, एक दृष्टि से मैं कहूँगा 5 पांडवों जैसे है, आदरणीय हर्षवर्धन जी, भाई हमारे माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, माननीय विजय गोयल जी, माननीय सतीश उपाध्याय जी और माननीय मनोज तिवारी जी, रामवीर सिंह बिधुरी जी, हमारे माननीय संगठन मंत्री जी, और कार्यक्रम के संचालनकर्ता विष्णु जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि ये कोई उपचार नहीं है, ये कोई खाना पूर्ति नहीं है। एक श्रद्धा के भाव से समर्पण के शब्द को समझते हुए अपना योगदान सभी तरीकों से देने का एक संकल्प करने का आज का दिवस है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल होगा कि जो कार्यकर्ताओं को इस पद्धति से समर्पण की यात्रा में समाहित करते हुए, वो संस्कार देते हुए आगे बढ़ता है। अन्यथा राजनीतिक दल चलाना ये कुछ लोगों का एक पुश्तैनी व्यवसाय हुआ है और कुछ लोगों के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधना का एक साधन बन गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस पद्धति से भारतीय जनसंघ की नींव को मजबूत किया,
और सभी तरीकों से किया। केवल वैचारिक योगदान नहीं दिया, संगठन को मजबूत किया, राजनीतिक एक सिद्धांत हमारे सम्मुख रखे, आदर्शवाद को परिभाषित किया, और इसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी जो भी है, उसकी जो भी छवि है, उसका जो भी कार्य है, और उसमें उसकी जो विशिष्टता है, यूनिकनेस है, उसका कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसलिए दीनदयाल जी के पुण्यतिथि को हम मनाते हैं। वैसे तो हमारे प्रशिक्षण वर्गों में कई सारे कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के बारे में सुना ही होगा, मगर महापुरुषों का स्मरण बार बार करने से एक संभावना मन में और हर व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप में उजागर होती है कि हम भी उन आदर्शों पर चलने की यथासंभव कोशिश करें। पंडित दीनदयाल जी के योगदान की अगर मैं चर्चा करूं तो उन्होंने दलगत और सत्ता की राजनीति को राष्ट्र नीति के साथ जोड़ा, हमारे व्यक्तिगत संघर्ष की साधना को सामाजिक संवेदना से जोड़ा, और जो भौतिक सारे प्रयासों में हम लिप्त रहते हैं, जीवन यापन के संदर्भ में कहो और किसी संदर्भ में कहो, उसको एक दृष्टि से आध्यात्मिकता से जोड़ा। और इसलिए दीनदयाल जी का काम भी विशिष्ट रहा, उनका योगदान भी विशिष्ट रहा, और सबसे महत्वपूर्ण जिस पद्धति से उन्होंने संगठन को गढ़ने की एक पद्धति विकसित की, वो भी मैं मानता हूं कि अपने आप में विशिष्ट रही है। हमारा दल कार्यकर्ताओं का दल है, और कार्यकर्ताओं के दल में पंडित जी ने एकात्म मानव दर्शन को रखा, वो एक दृष्टि से आर्थिक संदर्भ में रखा, मगर मैं मानता हूं कि एकात्म दृष्टि ये केवल आर्थिक विषयों तक सीमित नहीं है, ये हमारे संगठन को गढ़ने की रीति नीति प्रथा पद्धति का भी एक प्राण स्वर है। और इसलिए दीनदयाल जी ने संगठन में कार्यकर्ता, संगठन में नेतृत्व, इन सब के बारे में विस्तृत पद्धति से अपने विचारों को रखा है। उन्होंने जो सीख हम सबको दी, उसका एक महत्वपूर्ण ये पहलू यह है कि हर कार्यकर्ता एक मनुष्य है, और मनुष्य की मर्यादाओं के साथ वो आता है। हमें उसको एक आदर्श कार्यकर्ता बनाने की ओर ले जाना है। तो मनुष्यता की मर्यादा को समझना भी चाहिए, और उस मर्यादा के ऊपर उठकर हम एक आदर्शों के संदर्भ में कुछ सोचे और उसके अनुसार अपना व्यवहार करें, इस ओर उसको ले जाने की ऊर्जा भी हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के अंदर निर्माण करनी चाहिए। कई बार राजनीति में हम देखते हैं कि कार्यकर्ता मन ही मन में भावनिक दृष्टि से असुरक्षित हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा क्या होगा। स्वाभाविक है, कोई गलत नहीं है। राजनीतिक उठापटक और प्रतिस्पर्धा का जो वातावरण रहता है, उसमें ऐसा उसको लगना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उसकी मानसिकता की चिंता करना, उसकी देखभाल करना, उसके कंधे पर हाथ रखना, मैं मानता हूं कि ये भी एक एकात्म मानव दर्शन का ही संगठनात्मक पहलू है। कार्यकर्ता यानी केवल साधन नहीं है। कुर्सियां लगाई जाती है, वैसे कार्यकर्ता नहीं लगाए जाते। कार्यकर्ता एक मनुष्य है, और इसलिए उसकी प्रेरणा हमेशा जीवंत रहे, उसके काम करने की उम्मीद हमेशा बढ़ती रहे, इसकी चिंता जिनको करनी है, ऐसे कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप में आए हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये संदर्भ पंडित दीनदयाल जी की जो संगठनात्मक सोच है, हम सबके लिए बड़ा प्रासंगिक है। इसलिए संगठन में हर कार्यकर्ता को काम मिले, हर काम के लिए कार्यकर्ता हम चिन्हित कर पाए, ये सारी स्थितियों की बहुत आवश्यकता रहती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्यकर्ता केवल जमीनी काम करते हैं, वो कहते भी हैं कि हम तो केवल दरिया बिछाने वाले हैं, हम तो केवल कुर्सियां लगाने वाले हैं। और कुछ कार्यकर्ता
समाज में, संगठन में मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारी संगठनात्मक सोच में एकात्म मानवता, एकात्म विचार अगर सही रूप में हमें आगे ले जाना है तो हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि आज दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता कल मार्गदर्शन करने वाला कार्यकर्ता बन पाए। और मैं मानता हूं कि ये सोच अगर किसी राजनीतिक दल में साक्षात हमें दिखाई देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कार्यकर्ता के बारे में सभी की स्वीकार्यता हो, जो जैसा है उसको हम स्वीकारें और उसको जैसा गढ़ना है उस दिशा में ले जाए। ये भी मैं मानता हूं कि हम सबकी भूमिका रहती है, रहनी चाहिए। और उसी संदर्भ में दीनदयाल जी ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बारे में भी बातें की थी। 60s के दशक में कई जगह भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं छोटे बड़े स्तर पर सत्ता में आती गई, तो दीनदयाल जी को ये लगा कि जनप्रिय होते हुए चुनकर आना तो अपनी एक बड़ी बात है, मगर चुने हुए कार्यकर्ता को जब शासन का सूत्र संभालना होता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्षमताओं का विकास होना बहुत जरूरी होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग। और जो जनप्रिय है वो शासनक्षम है ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए जो जनप्रिय है, चुनकर आए हैं, उनको शासन करने की कला, शासन की क्षमता ये सिखाने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। और वो प्रशिक्षण एक और मोटिवेशनल यानी प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, फंक्शनल यानी कार्य के बारे में होना चाहिए, और स्किल ओरिएंटेड यानी कुशलता के बारे में होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसी संदर्भ में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बारे में हमेशा प्रशिक्षण को महत्व देते हुए, कुशलता विकास को महत्व देते हुए काम करती आई है। ये विरासत हमें पंडित दीनदयाल जी के संगठनात्मक सूत्रों के आधार पर प्राप्त हुई है। दीनदयाल जी का वैचारिक योगदान वो भी अति विशिष्ट है। एक दृष्टि से स्वाधीनता के बाद कांग्रेस का दबदबा सभी जगह था और कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा इस तरीके से थी नहीं। कांग्रेस ने जब देखा कि समाजवाद का बड़ा बोलबाला हो रहा है तो उन्होंने 1957 में मद्रास के निकट आवड़ी में उनका कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें तय किया कि समाजवाद यही हमारी विचारधारा होगी। तो जो सारे समाजवादी थे सारे कांग्रेस में आ गए, क्योंकि उनको लगा कि अभी समाजवाद के सपने साकार होंगे, जो नहीं हुए। तो कांग्रेस की अपनी कोई वैचारिक पहचान बनी नहीं पाई और उनके विकल्प में साम्यवादी ताकतें कुछ जमीन बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी स्थिति में इस मिट्टी की सुगंध जिस विचारधारा को है, ऐसी विचारधारा को राजनीति में प्रतिष्ठित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता है। राजनीतिक संदर्भ में उन्होंने लोकमत परिष्कार की भी बात की और आज माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम केवल लोकप्रिय बातों की चर्चा नहीं करेंगे, लोकहित के बातों की चर्चा करेंगे। और लोकप्रिय बातों को, लोकहित की बातों को लोकप्रिय करने के लिए लोकमत परिष्कार करना जरूरी होता है। कल परसों इन दिनों हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस आत्मविश्वास से अभी जो कृषि कानूनों के बारे में बवाल खड़ा किया जा रहा है उसके बारे में अपनी भूमिका रखी, निर्भीकता से रखी, उसके कारण इस वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में, वैचारिक धरातल के बारे में एक आत्मविश्वास है कि हम सही रास्ते को चुना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, मगर हमने जो रास्ता चुना है वो सही रास्ता है, वो लोकहित का रास्ता है। उसको लोकप्रिय बनाना हम सबका काम है और ये मैं मानता हूं कि विशिष्टता है। आत्मनिर्भरता की बात माननीय प्रधानमंत्री जी जब करते हैं तब मैं मानता हूं कि वो एक दृष्टि से दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय का विचार हमें दिया उसी को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता के लिए अंत्योदय बहुत जरूरी है। जब तक अंत्योदय नहीं होगा, समाज के सबसे अंतिम तबके के व्यक्ति का विकास और उसके उत्कर्ष की बात हम सब नहीं करेंगे, तब तक इस पद्धति से हम देश को आत्मनिर्भर नहीं कर पाएंगे।
और इसलिए इस पद्धति से एक विशिष्ट वैचारिक योगदान देते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको एक बहुत अनुपम इस तरीके की विचारधारा की विरासत भी दी है। उसको विकसित करना, उसको सुरक्षित रखना और उसका पुनः पुनः हम सबको स्मरण हो, इसकी चिंता करना, ये हम सबका काम बनता है। दीनदयाल जी ने राजनीति में व्यावहारिकता और आदर्शवाद, इन दोनों के बारे में विस्तार से लिखा है और मैं मानता हूं कि आदर्शवाद को संजोए रखते हुए और व्यवहारवाद का आकलन बनाते हुए, क्योंकि एकदम से हम व्यावहारिकता से खुद को छोड़ तो नहीं सकते, मगर इसका मतलब नहीं है कि व्यावहारिकता को हम समाप्त कर दे या उसकी अनदेखी कर दे या आदर्शवाद की अनदेखी कर दे, ये तो हो नहीं सकता। नमस्ते। तो ऐसी स्थिति में व्यावहारिकता और आदर्शवाद, इन दोनों का आग्रह हमारे व्यवहार में रहे, हमारे संगठनात्मक गतिविधियों में रहे, जो भी दायित्व हमें मिला है उसमें वो झलके, ये आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी जो हमें एक दृष्टि से एक इंसाइट देती है, अंतर्दृष्टि देती है, जिसको आपके सम्मुख रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये कहानी एक किसान की कहानी है और किसान के यहाँ गाय भैंसे बहुत सारे जानवर हैं, तो उसमें से एक भैंस को एक कुब्ज निकल कर आता है। तो किसान को बड़ा विचित्र लगता है कि ये कैसे हो गया, इसकी कोई दवा भी नहीं, पता नहीं। तो वो पशु चिकित्सक के पास उसको ले जाता है। चिकित्सक को भी लगता है कि ये ऐसी बीमारी तो मैंने कभी देखी नहीं। तो उसने काफ़ी अध्ययन किया, शोध किताबें ढूंढी, तो ध्यान में आया कि एक दवा है। वो दवा ऐसी विचित्र दवा है कि वो सीधे भैंस के पेट में जाएगी तो कुब्ज निकल कर जाएगा और भैंस ठीक हो जाएगी। तो किसान को उसने बोला कि ये गोलियां है, आपको उसको डायरेक्ट उसके पेट में भेजना है। वो अगर चबा चबा के ले जाएगी तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो किसान कहता है कि आप गरीब की मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे कैसे संभव है? तो पशु चिकित्सक कहता है कि देखो भैया, एक बांस ले लो जो अंदर से खोखला है, उसके बीचों बीच ये गोलियां रखो, उसका एक छोर अपने मुख में ले लो, दूसरा भैंस के मुख में डालो और जोर से फूंक मारो तो गोलियां सीधी उसके पेट में जाएगी और उसकी बीमारी दूर होगी। किसान बड़ा कोई कन्विंस तो हुआ नहीं, मगर अभी एक ही दवाई है तो लेकर गया। 8-10 दिन बाद पुनः वो चिकित्सक को मिलने के लिए आया। चिकित्सक को लगा कि चलो अच्छा हुआ। निकट आया तो देखा कि किसान को ही कुब्ज निकल कर आया है। तो किसान को पूछा उसने कि ये क्या हो गया? तो किसान ने कहा कि भैया क्या बताऊं आपको, मैंने आपने जो कहा वैसा ही किया, मगर इसके पहले कि मैं जोरदार फूंक मारूं, वो भैंस ने ही फूंक मारी और गोलियां उसके पेट में जाने के बजाय मेरे पेट में गई। उसकी बीमारी दूर होने का नाम तो नहीं, मुझे ही इस बीमारी ने जकड़ लिया। मैं मानता हूं कि आदर्श और व्यवहार में किसमें कितना है दम, ये बात महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद पर चलने वाले अपने दमखम पर अपने चुने हुए रास्ते को अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम व्यावहारिकता की शिकार नहीं बन पाएंगे। मैं मानता हूं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के योगदान का स्मरण करते हुए हम सबको ये तय करना चाहिए कि कितना भी व्यावहारिकता का दबदबा बना रहे, हम आदर्शवाद के रास्ते पर चलने का प्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत से कमाई हुई राशि से अपनी व्यवस्था चलाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें सिखाया और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके दिए हुए आदर्शों को निभाते हुए अपनी यात्रा पूरी करेंगे। मैं अब धन्यवाद ज्ञापन में सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में अपना टाइम निकाल के, आपको अभी राज्यसभा भी जाना है 9 बजे, आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष
श्री आदेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पांचों अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व हमारे मंच पे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे बीच में श्री रमेश बिदुड़ी जी भी आए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं हमारे एससी मोर्चा और महिला मोर्चा व उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाओं को देखा। हमारे कार्यालय मंत्री हुकुम सिंह जी का धन्यवाद, जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग किया। नॉर्थ एमसीडी, विशेष रूप से हमारे महापौर नॉर्थ एमसीडी के जेपी भाई, हमारे नेता सदन योगेश जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन शैल बिहारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक जिले के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग किया। मैं हमारे समस्त विधायकों, हमारे महापौर, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि आप कार्यक्रम में आए। प्रतिमा पे ऊपर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद ही सभी कार्यकर्ता, और उसके बाद आप सबके लिए यहाँ पे जलपान की भी व्यवस्था है। मेरे पास 11:30 बजे फ़ोन आया था, अभी फ़ोन आया था वहाँ पे, वो एसपी जी की हमको फ़ोन किया होगा, नया व्यवस्था नहीं करा करना, कुर्सी छोड़ दी बता। हाँ बताइए आपको फॉर्मेलिटी पूरी हो रहा है कि मंत्रालय में जाते हैं, हम लोग शुरू कर सकते हैं। वर्किंग को भी शुरू कर सकते हैं, वर्किंग को भी शुरू कर सकते हैं, इसको काम देना है और करना है। पास होगा जी, वो मैंने कहा एक बार पहले आर्किटेक्ट करते हैं जी, उसकी वर्किंग शुरू कर देते हैं, फिर नक्शा पास को तब होगा जब वहाँ से क्लियर होकर आ जाएगा। आप बताना पड़ेगा उसकी वर्किंग में 1 महीना लगेगा, उससे पहले कितना बनना है, कैसे बनना है। इधर बता दो ना, माइक से बताओ। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूं कि दीनदयाल जी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि करने के लिए ऊपर जाएंगे। महेंद्र, कृपया मंच पे पास आए। महेंद्र और करण। नहीं है ना, वो तो ठीक है, छोटा हाँ 10 बजे। अगर आपके साथ तो बताऊँगा आपको। सर नमस्कार।
है सर, मिलता हूँ। हाँ जी सर।